हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेंद्र आपके अपने चैनल फ्री नॉलेज बाय महेंद्र सर पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। जिसमें पहले हम बहुविकल्पी करवाएंगे, फिर आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो 3 नंबर में आते हैं वो हम करवाएंगे। तो इस दौरान आपको हम क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात किए हुए, क्योंकि आपके पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो हम स्टार्ट करता हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। सिर्फ हम क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्थिर आवेश द्वारा, नंबर ए कह रहा है स्थिर आवेश द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, और ऑप्शन सी कह रहा है त्वरित आवेश द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है आवेशहीन कण द्वारा। तो ध्यान दीजिए, आपने विद्युत चुम्बकीय तरंग को पढ़ा होगा चैप्टर को, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होता है। त्वरित आवेश क्या है कि जब किसी भी चालक तार में या कहीं भी वातावरण में अगर कोई भी आवेशित कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति का है कि परिवर्ती वेग से गति करता है, कभी धीरे तो कभी तेज, या अपनी गति को बार बार उसी पथ पर दोहराता रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। अर्थात जब कोई त्वरित आवेश गति करता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर उत्पन्न होते हैं, और इस दौरान एक वेव निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर बात करें स्थिर आवेश के कारण, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, साथ साथ एक वेव निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो बिना माध्यम के चलती है। और एक बात दिमाग में रखना, जब विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है, अभी बताया मैंने, त्वरित आवेश के कारण। और त्वरित आवेश जब गति करता तो इससे विद्युत और चुम्बकीय बल रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगातार निकलती जाती हैं, और दोनों एक साथ मैक्सिमम होती है, दोनों एक साथ मिनिमम, अर्थात विद्युत और चुम्बकीय तरंगें दोनों एक साथ मिनिमम होती हैं और दोनों एक साथ अधिकतम होती हैं। अगर पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या पूछा जाए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है, तो आप 0 मानना। क्यों? क्योंकि एक साथ मैक्सिमम होती है और एक साथ मिनिमम होती है। कौन कौन से क्षेत्र? विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन यही पूछ ही लिया है जो हम अभी चर्चा किए हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे हम आंसर 0। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर। इसको बिना लिखे हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर होता है। तो ऑप्शन में है 0 अंश, ऑप्शन बी में है पाई, ऑप्शन सी में है π/2, और ऑप्शन डी में है 3π/2। तो अब ध्यान दीजिए, क्या करा, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कालांतर है। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री मानना। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं
तो उस दौरान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मैक्सिमम होते हैं और एक साथ मिनिमम होते हैं, इसलिए उनके बीच जो, अगर मैं बात करूं कलांतर की, कोण की, ठीक है, तो क्या होगा बोलो जल्दी, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की 2 प्रकृति होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो यहाँ अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति की अगर मैं बात करूं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का अर्थ ये है कि जब ये कोई भी तरंग, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग अगर किसी माध्यम में चलती, तो माध्यम के पार्टिकल परपेंडिकुलर गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो विद्युत चुंबकीय तरंग आगे की ओर जा रही, तो यहाँ पर कोई धूल का कण होगा, तो अगर ऊपर नीचे इस तरह कंपन करने लगे, तो समझ जाना वो कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी प्रकार के हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई माध्यम है, मान लो हमने पानी भर दिया है, एक बीकर लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ से कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है, और जैसे माध्यम से गुजरती है, माध्यम के अंदर से होते हुए दूसरी पार जब गुजरती, तो क्या चीज नहीं बदलता? तो आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति। जब कोई भी तरंग, चाहे वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो, कोई भी तरंग हो, अगर किसी माध्यम से होकर गुजरती है वो तरंग, माध्यम जैसे पानी के अंदर से या कोई भी चीज हो, उससे, उसके अंदर से अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है या कोई भी तरंग निकलती है, तो उसकी क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति क्या है? कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, क्योंकि आपको पता है ऐसे चक्कर लगाते हुए चलती है, तो जितना चक्कर यहाँ पर लगा रही है, निकलने के बाद भी उतना चक्कर लगा रही है, इसके अंदर भी उतना चक्कर लगा रही है, इसके मतलब चक्करों की संख्या नहीं बदलती। तो आपसे कोई पूछे कि कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो क्या चीज नहीं बदलेगी? तो आवृत्ति। बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी, ठीक, तरंग दैर्घ्य, वेग वगैरह सब बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि λ1, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। कह रहा है यदि λ1 कामा λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश कामा एक्स किरणें कामा, यहां तथा है, तथा सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्घ्य निरूपित करती है, तब, देखिए तब कह रहा है ऑप्शन ए λ1, λ2, λ3, ऑप्शन बी λ2, λ3, λ1, सी ऑप्शन λ3, λ2, λ1, डी ऑप्शन λ3, λ1, λ2। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ क्रम, गामा, ध्यान दीजिए, कुछ इसके, इस क्वेश्चन को समझने पहले हम कुछ बात आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। गामा किरणें ग्रेटर देन एक्स किरणें ग्रेटर देन पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, ठीक है, दृश्य किरणें, आवृत्त किरणें, ठीक है, आवृत्त किरणों के बाद सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे,
तो यहाँ पर ग्रेटर शब्द लगा, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ गामा की, तो गामा जो किरण होती इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती, क्या सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा। तो सर आवृत्ति अगर इसकी सबसे ज्यादा है गामा किरण की, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बोलो, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, क्या होगी, कम। बात करें इसकी रेडियो की, तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति सबसे कम। अच्छा मैं बात करूं तो ये क्रम की अगर मैं बात कर लूं, तो यहां पर ये जो है ना, ये आवृत्ति का घटता क्रम है और तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। आवृत्ति का घटता क्रम है क्योंकि देखो सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम आवृत्ति, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो यहाँ आवृत्ति लगातार घटती जा रही है लेकिन तरंग दैर्घ्य लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आप क्रम पे पकड़ लेना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि बीच से गैप कर देगा, ये और ये दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा, कहे कि इसमें से किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती, तो आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में यही यहाँ पे कह रहा है कि λ1, λ2, λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं λ1 तो दृश्य के लिए यूज किया गया, तो यहाँ पर λ1 होगा, और एक्स किरण, तो यहाँ एक्स किरण यहाँ पर क्या होगा, λ2। फिर कह रहा सूक्ष्म यहाँ पर है, सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म ये है, तो यहाँ पर λ3, सूक्ष्म के लिए λ3 यूज किया गया। तो अब कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये तरंग दैर्ध्यों को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आप बताइए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य सूक्ष्म की है, किसकी है, सूक्ष्म की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, उसके बाद फिर दृश्य की है, फिर उसके बाद एक्स किरण की है। तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तरंग दैर्घ्य किसकी है, सूक्ष्म की है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य सूक्ष्म की। यहाँ पर क्या कह रहा है कि λ1 यानी तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा बता रहा है, यहाँ एक्स की, जो कि गलत है। यहाँ किसकी ओर मुंह खुला है, λ1 की तरफ, अर्थात λ1 कर कौन है, यहाँ पे दृश्य, क्या दृश्य की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, नहीं। यहाँ पे कह रहा है नहीं, गामा एक्स किरण की सबसे ज्यादा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म तरंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, उसके बाद दृश्य की, उसके बाद एक्स की, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग पर रखना, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, बोलो जल्दी, सूक्ष्म की, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता में, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता में, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र घटकों के, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र घटकों के योगदानों का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है C/1, बी ऑप्शन कह रहा है C²/1, सी ऑप्शन 1/1 और डी ऑप्शन कह रहा है √C/1। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र। आपको पता विद्युत चुम्बकीय तरंग कब उत्पन्न होती है, जब वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहीं पर उत्पन्न हो रहे हो, तो एक तरंग का निर्माण होता है जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो क्वेश्चन सुनिए, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र घटकों के योगदानों का अनुपात होता है। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कहा कि वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों का अनुपात हमसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए, आप विद्युत क्षेत्र की, जब विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ा होगा, तो उसमें आपने विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का जो फार्मूला पढ़ा होगा वो आई इज इक्वल टू 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा? 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई बी इज इक्वल टू 1/2 सी बी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ दोनों का हमें क्या पूछा? अनुपात पूछा है। तो आई ई अपान आई बी पूछा है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर मैं अनुपात करूं तो 1/2 आई की वैल्यू रख दीजिए सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान 1/2 सी बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो यहाँ 1/2 सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा ई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये अच्छा ई क्या है यहाँ पर? विद्युत चुम्बकीय तरंग में, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम है, और ये क्या है? चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम है। और मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर होता 1/2 सी स्क्वायर, और ई अपान बी विद्युत चुम्बकीय तरंग में आपने पढ़ा होगा ई अपान बी की वैल्यू, ई अपान बी की वैल्यू आप पढ़ोगे सी किसके बराबर? सी। यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ई अपान बी की वैल्यू आपने सी पढ़ा था, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ। तो आइए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती? 1/2 सी स्क्वायर। ई अपान बी की वैल्यू तो होती सी, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, तो बताओ क्या आ जाएगा? 1/1। क्या आ जाएगा? 1/1। सब कुछ कट गया तो अनुपात कितना आया? 1/1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट है। क्वेश्चन सुनते जाए, आप लोग लिखते जाइए। एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब आपसे ई दिया है, आपको क्या दिया? ई। इसको 0 लगा के नीचे लिखते हैं ई नॉट से भी। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है? ई नॉट कितना दिया? 6 वोल्ट। कितना दिया? 6 वोल्ट बटे मीटर, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। आगे, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट है, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? यानी हमसे बी नॉट पूछ लिया। अभी अभी हमने बताया था वैद्युत चुम्बकीय तरंग में आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयामों का अनुपात क्या होता है? सी के बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर, सी के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, हमें बी नॉट पूछा है, ई नॉट दिया हुआ, ई नॉट देकर बी नॉट पूछा। हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, दोनों में ये रिलेशन होता है। अच्छा, सी की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन सी की वैल्यू सब लोग जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रख देंगे 6 और यहाँ बी नॉट तो निकालना ही है, बराबर 3 × 10⁸ अब एक बात सुनो, यहाँ पर बी, इसको नीचे लाओ तो बताओ बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 × 10⁸ ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 अपान ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 से काटो कितना हो जाएगा? 2, और ये 10⁸ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर मात्रक टेस्ला होगा तो टेस्ला मार देंगे, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया कितना, बताओ जल्दी? 2 × 10⁻8 टेस्ला आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट है। अब की बार कितना दे दिया है? विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट, यानी ई नॉट की वैल्यू अब की बार 5 वोल्ट दिया है। 5 वोल्ट बटे मीटर। ध्यान दीजिए, क्या? 5 वोल्ट बटे मीटर। क्वेश्चन सुनिए पूरा। किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट बटे मीटर है, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? यानी फिर वही बात, क्वेश्चन पूछ लिया, बी नॉट पूछ लिया, ई नॉट देकर बी नॉट, विद्युत क्षेत्र के आयाम को ई नॉट से लिखते हैं, कितना दिया? 5। चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है, आप दोनों में रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं? ई नॉट अपान बी नॉट इक्वल टू होता सी,
अब बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू 5/B0 निकालना है। C0 की वैल्यू 3 × 10 की घात, C की वैल्यू होती 3 × 10 की घात 8। ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, B0 इक्वल टू, या उलट दो तो B0 बराबर हो जाएगा 5/3 × 10 की घात 8। यहाँ भाग मारो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, कितना बचेगा 2। ठीक है, 2 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 20 बनेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 6 बार जाएगा और गुणे 10 की घात -8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ला, क्या मात्रक देंगे, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का आयाम देकर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछे तो आप ये फार्मूला लगाना, और सी की वैल्यू सब लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन सुनिए, 1000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष की दिशा में, निर्वात में एक्स अक्ष की दिशा में, ध्यान दीजिए एक्स अक्ष की दिशा में कौन जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही। कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स अक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही। कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की है, 100 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। आगे, किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 6.0 जे कैप है, अर्थात यहाँ जे कैप का मतलब है कि वाई अक्ष में जा रही विद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष में, वाई अक्ष में। कहां पर है, वाई अक्ष में। कौन, विद्युत क्षेत्र। आगे पूछ रहा, तब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होगा। संभाविक अगर एक्स अक्ष में कौन जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है, वाई अक्ष में विद्युत क्षेत्र है, तो बताओ जेड अक्ष में क्या होगा, जेड अक्ष में आपका क्या होगा। अगर एक्स अक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग है, वाई अक्ष में आपका विद्युत क्षेत्र है, तो बताइए जेड अक्ष में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा तब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होगा। बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, तब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होगा। पूरा एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्लस एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 6.0 जे कैप वोल्ट बटे मीटर हो, वोल्ट बटे मीटर हो, तब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होगा। तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर आपको पता, उसकी दिशा तो पता चल चुकी है। अच्छा, ये देकर ये पूछा, यहाँ पे आवृत्ति का कोई यूज नहीं, तो बताओ आप क्या जानते हो, ई वेक्टर अपान बी वेक्टर, वेक्टर रूप में लिख लो चलेगा। ठीक है, ई वेक्टर अपान बी वेक्टर बराबर होता सी। तो एक बात दिमाग पर रखिए, ई वेक्टर अपान बी वेक्टर बराबर होता सी। अच्छा, यहाँ बताओ ये कितना दिया है, ई वेक्टर दिया 6 अपान बी वेक्टर निकालना है, इक्वल टू 3 × 10 की घात 8। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर आप काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 की घात -8। ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, जे कैप, सॉरी यहां पर क्या लगाएंगे, के कैप। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र है जेड अक्ष की ओर। ये आपका आंसर आ जाएगा टेस्ला। तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लेना, जिसमें आ रहा हो वही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10 की घात -14 टेस्ला है। अब की बार कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10 की घात -10 टेस्ला है। ठीक है, यदि तरंग की आवृत्ति 10 की घात 12 हर्ट्ज हो तो, यदि तरंग की आवृत्ति 10 की घात 12 हर्ट्ज हो तो संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। यानी अब की B0 देकर उल्टा आपकी क्या पूछा है, E0 पूछा। बिल्कुल सिंपल, यहाँ आवृत्ति का कोई यूज नहीं होगा। आप या तो ये देकर ये पूछे या यह देकर ये पूछे, तो एक रिलेशन होता दोनों में। E0 अपान B0 बराबर होता C।
अब यहाँ ई नाट पूछा है तो बी नाट उधर भेज दो, तो ई नाट बराबर क्या हो जाएगा, बी नाट इंटू सी। अच्छा बी नाट की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻, सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸। यहाँ सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल के क्या होता है, बराबर। गुणा करो तो 3×3 = 9, यहाँ चली जाएंगे 10 से 8 जाएगा, तो बताओ कितना होगा, 10⁻²। ये आपका आ जाएगा क्या, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन टाइप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ई वेक्टर ई बराबर 100 cos 6 × 10⁸ प्लस 4x वोल्ट बटे मीटर से निरूपित एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ प्लस 4x ब्रैकेट बंद वोल्ट बटे मीटर से निरूपित एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। देखो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का समीकरण दे दिया है और आपसे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। क्या पूछा है, माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, बोलो अपवर्तनांक n बराबर, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक बराबर क्या पढ़ा आपने, n बराबर आपने पढ़ा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक काम करते हैं, अभी हम ये निकाल लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल और n निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम जानते हैं E बराबर, मेन जो फार्मूला होता है E बराबर E नाट कास है तो कास लगा दो ओमेगा टी और प्लस क्या होता है kx। एक फार्मूला ऑफ मेन होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण होता है वो ये होता है। अगर मैं इस समीकरण की तुलना कराऊं तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी। देखो E नाट, अगर मैं E नाट की बात करूं तो आ जाएगा 100 वोल्ट बटे मीटर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में जाऊं यहाँ पर टी के बगल में जितना वो ओमेगा होगा, तो यहाँ देखो मेन फार्मूला ये होता और दिया गया ये, तुलना कराइए तो टी के बगल में जो दिया ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 6 × 10⁸। ठीक है, ये आपको ओमेगा आ गया। ठीक है, ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन बटे सेकेंड है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो x के बगल में है वो k है, तो यहाँ पर बताओ k बराबर कितना हो जाएगा 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4। अब एक बात दिमाग पर रखना, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। सुन लीजिए मेरी बात, अगर मैं बात करूं v = माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या है, माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का फार्मूला होता है v बराबर ओमेगा बाई k। क्या होता फार्मूला, ओमेगा बाई k। तो यहाँ ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया 6 × 10⁸ और k कितना दिया है 4। तो यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अगर पहले 2 से कटेंगे तो 2/3 हो जाएगा इंटू 10⁸। अगर फिर 2 से कट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁸ आ जाएगा। ये आ जाएगा मीटर बटे सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल आ गई। हमसे क्या पूछा, माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है, बोलो जल्दी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक पूछा तो c की वैल्यू कितनी होती, 3 × 10⁸ बटे v की वैल्यू अभी अभी माध्यम में निकाल चुके हो। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर माध्यम में जा रही तो माध्यम इसकी चाल क्या होगी 1.5 इंटू 10⁸। यहाँ ये कट जाएगा। बताओ यहाँ पर 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो 30 ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगा 15 से काटोगे 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकी विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। विद्युत चुम्बकी विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। तो ध्यान दीजिए, रेडियो तरंग की परास जो आपसे पूछे, तो रेडियो तरंग का जो परास होता है वो आप एक क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो आपको ये परास दिया होगा, ठीक है, आवृत्ति का परास और तरंग दैर्घ्य का परास। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, पूरा टेबल आप याद कर लीजिए, क्योंकि परास कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। कभी आवृत्ति का परास किसी विद्युत चुम्बकीय तरंगे कई प्रकार के होती हैं, पराबैंगनी, एक्स, रेडियो, सूक्ष्म, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति अलग अलग होती है। इनका रेंज पूछ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, कि तरंग को हम विद्युत आवृत तरंग कहेंगे, किसको पराबैंगनी तरंग कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, इनका जो परास है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। किसका? रेडियो आवृत्ति का परास है। तो ध्यान दे, रेडियो एक्टिव जो का परास है वो आपका 3 × 10 की घात 6 से 3 × 10 की घात 6 से 3 × 10 की घात 10, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, हर्ट्ज। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 3 × 10 की घात 6 से 3 × 10 की घात 10 अगर आपको रेंज में मिलता है तो आप इसको कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई वेक्टर व बी वेक्टर वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर चुम्बकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा की, ध्यान दीजिए, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। कह रहा है ई वेक्टर के, नंबर ए ऑप्शन ई वेक्टर के, नंबर बी वेक्टर के, नंबर सी ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, ऑप्शन डी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ध्यान दीजिए, कह रहा कि ई वेक्टर व बी वेक्टर किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर हैं। तो कह रहा है कि ई वेक्टर व बी वेक्टर की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो ध्यान दीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा होती है, अगर मान लो जैसे 3 लोग हैं परस्पर परपेंडिकुलर है, क्या है, 3 लोग हैं परस्पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र, और इन दोनों के लंबवत कोई तीसरा व्यक्ति हो, तो ध्यान दीजिए जो इसकी दिशा होगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के दिशा में होगी। इन दोनों का ध्यान दीजिए, फिर से आराम से समझिए। अगर मान लो 3 लोग परस्पर परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में होती है, यानी दोनों, इसका मतलब है दोनों के लंबवत। इसका अर्थ यह है कि ई और बी वेक्टर अर्थात चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है कौन, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ये वाला आप मारेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब ध्यान दीजिए, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर आपसे पूछा है तो एक बात दिमाग में रखना कि यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति की अगर आपसे पूछा क्वेश्चन, तो इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देना। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो ऑप्शन ए कह रहा पराबैंगनी तरंगे, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी आवृत्त किरणें, ऑप्शन डी माइक्रो तरंगे। तो ध्यान दिए, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो हमने बताया था न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है, उधर से चलेंगे तो रेडियो की, सूक्ष्म की। तो यहां पर कौन मिला सबसे पहले, तो यहां पर ये आपको मिल गया माइक्रो तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म। तो पीछे से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है, रेडियो की। आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति पूछा तो सबसे पहले क्या होगा, रेडियो, फिर
माइक्रो तरंग की, जिसको सूक्ष्म तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रम पीछे से चलेगा, तो आपका ये हो जाएगा माइक्रो तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी बीटा किरणें। बीटा किरणें, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं गामा किरण तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्योंकि बिना माध्यम के जा सकती है। एक्स किरणें ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आवृत ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो कौन नहीं है विद्युत चुम्बकीय तरंग, बीटा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब जो माध्यम के बिना भी जा सके, कोई माध्यम ना हो, कोई भी माध्यम तभी वो तरंग अगर चली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो यहाँ पर ध्वनि की बात कर रहा है कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन ए में कह रहा ध्वनि तरंग। क्या ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं, क्योंकि ये माध्यम में बिना माध्यम के गति नहीं करता, इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती। अगला है कह रहा ऊष्मी तरंगे, ऊष्मी तरंगे, ऑप्शन सी जल तरंगे, जल तरंगे, ऑप्शन डी रस्सी में उत्पन्न तरंगे। रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो यहाँ पर कौन सा ही होगा, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में ये नहीं है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्योंकि इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बिना किसी माध्यम के नहीं चलेगा। ऊष्मी तरंग, हाँ ये ऊष्मी तरंगों को चलने के लिए, अर्थात ऊष्मा हीट, देखिए सूर्य की जो हीट है, ऊष्मा है, वो देखो बिना माध्यम के नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती भी है और नहीं भी। यानी ये तरंग जो है ना, बिना माध्यम के भी जा सकती हो और माध्यम के बिना भी ये तरंग जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, तो ऐसा मत पढ़ना इसको कि रिपीट नहीं करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करें। आज के हमने इस वीडियो में आपको सारे बहुविकल्पी बता दिए हैं, जितने भी आपके बहुविकल्पी आते हैं वो सारे के सारे बहुविकल्पी हम बता चुके हैं। टॉप 10 और क्वेश्चन बैंक के सभी के हमने आज बहुविकल्पी की चर्चा किया है, और अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा जो पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके पहले वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, उसके क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे।